Good morning students. Welcome to SGI online class 7 हिंदी लैंग्वेज पार्ट 2 वर्ण विचार। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पार्ट 2 वर्ण विचार के आगे के भाग को समझाऊंगी। सबसे पहले मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वर्ण विचार में सबसे पहले आते हैं स्वर। तो मैंने बताया था कि स्वर क्या होते हैं। तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से हम बोलते हैं, अर्थात उन्हें उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर के भेद बताए थे कि स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा पुरुष स्वर। हर्ष स्वर क्या है? हर्ष स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनको बोलते समय हमें कम समय व कम ध्वनि का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात हर्ष स्वर की एक मात्रा होती है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। इसके बाद मैंने पढ़ाया था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों को या जिन वर्णों को बोलते समय हमें हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ई, आई, ओ, औ वर्ण आते हैं। इसके बाद मैंने बताया था पुरुष स्वर। पुरुष स्वर क्या है? वे स्वर जिनको बोलते समय हमें हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, वे पुरुष स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, तो ओम में ओ पुरुष स्वर है क्योंकि ओ का उच्चारण करते समय हमें हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं व्यंजन में। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों को बोलने में हमें स्वर की सहायता ली जाए वहां पर क्या होते हैं? वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है। हिंदी के व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। इसके 4 भेद हैं, अर्थात व्यंजन के 4 भेद हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन। अब बात आती है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन का से लेकर मां तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन 5 वर्णों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ण का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। स्पर्श व्यंजन जो है इनकी संख्या 25 होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे का वर्ग, का, खा, गा, घ, ण। इस वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। क्योंकि जब हम ये वर्ग का उच्चारण करेंगे तो हमारे कंठ से होते हुए ये स्वर बाहर की ओर आएंगे, अर्थात ध्वनि कहाँ से होती है? कंठ से। दूसरा है चा वर्ग। चा वर्ग में भी 5 वर्ण है। कौन कौन से? च, छ, ज, झ, या। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। क्योंकि जब हम चा, छ, जा अर्थात जब ये 5 वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा तालु का स्पर्श करती है, और तालु का स्पर्श करते हुए जो ये वर्ण है इनका उच्चारण होता है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? तालु। इसके बाद है ट वर्ग। ट वर्ग में भी 5 वर्ण है। ट, थ, ड, ढ, ण। तो इस वर्ण का उच्चारण स्थान हुआ मूर्धा, क्योंकि इन वर्ण को बोलते हुए मूर्धा से ध्वनि का उच्चारण होता है। इसके बाद है ट वर्ग। त, थ, द, ध, न। इनमें भी 5 वर्ग है, और इन 5 जो ता वर्ग है इसमें 5 वर्ण हैं। इन 5 वर्ण का उच्चारण किससे होता है? दंत से। क्योंकि जब हम
ता था दा बोलते हैं तो हमारे दंत आपस में मिलते हुए ध्वनि प्रवाहित करते हैं। इसके बाद पंचम है पा वर्ग। पा वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? प, फ, ब, भ, म। इन वर्णों का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, क्योंकि जब हम प, फ, ब, भ, म अर्थात जब ये वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ हैं आपस में मिलते हैं और ओठ का मिलना ही इनका उच्चारण स्थान तभी होता है। इसके बाद है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या है? ये स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। इसके बाद ऊष्म व्यंजन क्या है? इनके उच्चारण में मुंह से गर्म श्वास निकलती है। ये 4 होते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। श, 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 ह। इसके बाद है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या है? ये 2 होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये वर्ण है डा, ड़ा। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है, अर्थात इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा तालु का स्पर्श करते हुए तुरंत नीचे गिरती है, अर्थात ये क्या कहलाए? उच्छिप्त व्यंजन। बच्चों मैं इसे पुनः दोहराऊंगी। व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है। क्यों? क्योंकि बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। हिंदी के व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। हिंदी के व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इनके 4 भेद होते हैं, अर्थात व्यंजन के 4 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा उच्छिप्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। का से लेकर मां तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन 5 वर्णों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ण में जो वर्ग है उसमें 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ण का नाम पहले वर्ण के आधार पर होता है। जैसे पहला है आपका क वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण हैं। क, ख, ग, घ, ण। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। दूसरा है च वर्ग। च वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। च, छ, ज, झ, ञ। इस वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय तालु से जिह्वा का स्पर्श होता है। इसके बाद है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। इन वर्णों का उच्चारण स्थान है मूर्धा। चौथा ता वर्ग। ता वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? त, थ, द, ध, न। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। पांचवा है पा वर्ग। पा वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? प, फ, ब, भ, म। इन वर्णों का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसके बाद है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या है? ये स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित है। इनकी संख्या 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजन क्या होती है? इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से ये वर्ण? या, रा, ला, वा। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इनके उच्चारण में मुंह से गर्म श्वास निकलती है। ये 4 हैं। श, श, स, ह। इसके बाद है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या है? इनकी संख्या 2 होती है। ये है ड़ा और डा। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है, अर्थात इनका उच्चारण करते समय जिह्वा तालु का स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाती है, इसलिए इन्हें कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। तो बच्चों, आप व्यंजन किसे कहते हैं
व स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अंतःस्थ, ऊष्म व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन में क्या अंतर है, या इनके कितने कितने वर्ण होते हैं, इनको आप स्मरण करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to explain chapter number 2. Yesterday you were explained the remaining chapter 1. Now be ready and try to understand it seriously. Open your book, chapter number 2. The title of the chapter is The Beauty of Difference. Okay, the beauty of difference. Students, the writer of this lesson is no one exactly, but it is adopted from a personal experience. Okay, there is no writer is given. It is adopted from personal experience. ये एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से रिलेटेड है कहानी. ओके, लेट अस स्टार्ट इट. Sirin was still a relatively young girl. Sirin एक बहुत छोटी लड़की थी. Relatively means in comparison to. Relatively means in comparison to, यानी सिरीन उपेक्षाकृत बहुत छोटी लड़की थी. When her parents sent her away from her home in Tehran, जब उसके पेरेंट्स ने उसको क्या किया, sent her away, दूर भेज दिया, from her home, उसके घर से दूर भेज दिया. कहाँ भेज दिया? in Tehran, तेहरान में. It is name of country, to live in a big city in England called London. यानी उसका घर तेहरान में था और वहां से उसको लंदन के एक शहर में भेज दिया. To live in a big city in England, इंग्लैंड के एक बड़े शहर जिसको लंदन कहा जाता है, वहां रहने के लिए भेज दिया. Try to understand once again, students. यहाँ कहा जा रहा है कि सिरीन उपेक्षाकृत एक छोटी लड़की थी जिसके माता पिता ने उसके अपने घर तेहरान से उसे एक बहुत बड़े शहर लंदन में रहने के लिए भेज दिया, जो कि इंग्लैंड में है. ओके स्टूडेंट्स, इट इज सेड दैट सिरीन हु वाज अ यंग गर्ल एंड लिव्ड विद हर पेरेंट्स in Tehran, which was her native home, his parents sent her to live in a big city of England that is known as London. Sirin didn't like the idea of going to live with her cousins in England. जब उसके पेरेंट्स ने ये डिसीजन लिया तो सिरीन को ये बात कतई अच्छी नहीं लगी. सिरीन didn't like that she should be sent to live with her cousin in England. उसे अच्छा नहीं लगा कि उसको उसके कजन के साथ रहने के लिए इंग्लैंड भेजा जा रहा है. बट हर मदर टोल्ड हर, लेकिन उसकी माँ ने उसे बताया. क्या बताया? इट इज बेस्ट. उसकी माँ ने कहा इट इज बेस्ट, ये बहुत अच्छी जगह है. लिटिल वन, लिटिल वन प्यारी बेटी. ओके, उसकी माँ ने कहा बेटा ये बहुत अच्छी जगह है. दैट मीन्स व्हेन सिरीन वाज नॉट विलिंगली रेडी टू लीव हर होम इन तेहरान टू लिव इन लंदन, अ बिग सिटी ऑफ इंग्लैंड, हर मदर told her that it was the best place. It is no longer safe here. उसकी मदर ने कहा बेटा यहाँ पर हम सुरक्षित नहीं हैं.
no longer safe, that means we are not secure, we are not feeling safe, secure, and you will have an exciting new life in England. और उसने सजेस्ट किया कि उसको इंग्लैंड में बहुत ही एक्साइटिंग मीन्स थ्रिलिंग, इंग्लैंड में उसका लाइफ बहुत ही थ्रिलिंग होगा, वेरी इंटरेस्टिंग होगा, वेरी एंटरटेनिंग होगा विद हर कजन्स, एंड यू विल मेक ऑल काइंड्स ऑफ न्यू फ्रेंड्स। और उसकी मदर ने उसे भी बताया कि वहां पर वो हर प्रकार के नए दोस्त बना सकती है। दैट मीन्स हर मदर एडवाइज्ड सिरिन दैट टू लिव अ लाइफ इन इंग्लैंड will be very exciting, it will not be dull, and there she would make some new friends. Okay, now next stanza, and so the day arrived, इसलिए वो दिन भी आ गया। लिटिल सिरिन wanted to cry, ये सब बातें सुन करके छोटी सी सिरिन wanted to cry, रोना चाहती थी। That means he wanted to weep. Because she loved her mother, क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत प्रेम करती थी, and she was not ready to leave her mother behind in Tehran. And her father, अपने फादर को भी, Sirin was not ready to leave her native home in Tehran. She was extremely upset because she loved her parents, that means her father and mother, very much, and didn't want to leave them alone in Tehran. She was not willing to go to London. Also, she didn't know her cousins at all. And one reason more behind her decision, she didn't knew well about her cousins. She was not quite familiar with her cousins in England. They had only visited once, क्योंकि उसके कजन्स केवल एक बार आए थे उसके होम टाउन तेहरान में उससे मिलने, and Sirin was too little to understand, and when her cousins visited to her native home Tehran, she was very young, she was very little, and that's why she was not able to understand what they were saying. She didn't knew English well. That's why she didn't understand what they were saying. Because they didn't speak Farsi. Sirin in Tehran spoke in Farsi. Her native language was Farsi. But her cousins, as lived in London, they spoke English. That's why she didn't understand them easily, which Sirin thought was very strange indeed. That's why Sirin felt very awkward. She thought that it was very strange. Okay? And so they arrived, and Sirin's mother and father drove her to. इसलिए क्या होता है? So the day arrived. वो दिन भी आ गया. And Sirin's mother and father drove her to the airport. सिरीन की माँ और उसके फादर ने उसको ड्रोव मीन्स सेंट, ड्राइवर, टू द एयरपोर्ट, उसे एयरपोर्ट तक ड्राइव करके पहुंचाते हैं, वेयर सी वुड बी स्कॉटेड, एंड एट द एयरपोर्ट सी वुड बी स्कॉटेड। स्कॉटेड मीन्स अकम्पनीड समवन, वहां पर उसका कोई साथ देगा, onto the plane by her auntie, यानी प्लेन में जहां उसका साथ उसकी आंटी देने वाली थी। दैट मीन्स her aunt was going there with her to London. Okay, I am scared, said Sirin. Sirin ने कहा, क्या कहा? I am scared. That means she was not feeling well. She was afraid. वो डरी हुई थी। Said Sirin as her father and mother walked her to little booth. जब उसके फादर और मदर बूथ की ओर बढ़ते हैं, where the man would look at her passport, जहां पर उसका पासपोर्ट चेक किया जाएगा,
एंड चेक हर टिकट, और उसकी टिकट चेक की जाएगी। एट दैट साइट सिरिन फेल्ट एक्सट्रीमली अपसेट, शी वाज स्केयर्ड टू लीव हर पेरेंट्स बिहाइंड, शी वाज नॉट रेडी टू लीव हर पेरेंट्स बिहाइंड, शी वाज एक्सट्रीमली अपसेट, दैट्स व्हाई शी वाज अ लिटिल afraid. How can you be scared? asked her father. उसके फादर ने पूछा, सिरिन, why are you feeling afraid? आप क्यों डरी हैं? Aren't you the brave little girl? आप तो बड़ी बहादुर लड़की हैं। Who was never afraid? जो कभी नहीं डरती थी। When the bombs could be heard dropping on the city. सिरिन के फादर ने उसको एनकरेज करते हुए कहा, दैट शी वाज अ ब्रेव गर्ल एंड नेवर स्केयर्ड इवन व्हेन द बम्स वर बीइंग ड्रॉप्ड ऑन सिटी इन तेहरान, देन व्हाई शी शुड बी स्केयर्ड एट दिस मोमेंट, एंड आरंट यू द गर्ल हु ऑलवेज इंसिस्टेड। और उसके फादर ने ये भी कहा, अरे आप तो ऐसी लड़की हैं who always insisted means demanded something forcefully, यानी किसी चीज को बड़े ही फोर्सफुल में डिमांड करना। that we take you to school, यानी वो अपने फादर से इंसिस्ट करती थी कि उसे स्कूल तक छोड़ दिया जाए, ओके, एवरी डे, इवन व्हेन द अदर लिटिल गर्ल्स वर टू अफ्रेड, यानी जब दूसरी लड़कियां बहुत डरती थीं तो वो स्कूल अकेले जाने की जिद करती थी। जब उसके फादर उसको स्कूल ड्रॉप करने जाते थे तो वो कहती थी मैं भी अकेली चली जाऊंगी, ओके। एंड अदर गर्ल्स वर टू अफ्रेड, दूसरी लड़कियां बहुत डरती थी। एंड स्टेड एट होम विद देयर पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स के साथ घर में रुकती थी। हर फादर एनकरेज्ड सिरिन when she was scared to leave Tehran at the airport. Her father advised him that she was bold enough. She was never scared even the bombs were being dropped on her city, and she insisted to go to school all alone while others girls were a little scared. Okay student, I will quit here. So prepare this extract, that means whatever is being explained, whatever has been taught to you today, you have to revise it again and again. Prepare all the difficult words, meanings, okay, and thank you for attending the classes. Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOF. In the last class, we have started new chapter called rational numbers, and in that progress we have completed till question number 7. Okay? Today we will be starting with question number 8. It is saying express 4/9 as a rational number with denominator 24 and minus 20. ठीक है, तो आपके पास एक rational number है that is 4/9. पहले केस में आपको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को 24 करना है। इन द सेकंड केस इसके न्यूमरेटर को आपको -20 करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप खुद सोचो, इस 4 को किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमको 24 मिल जाए। एंड सो यू नो दैट कि 6 4 से 24 होता है, तो इस न्यूमरेटर को हम अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट 24 एज अ न्यूमरेटर। ठीक है, तो बहुत ही इजी चीज है, 4/9 लिखोगे आप और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 से। अगर न्यूमरेटर पार्ट में 6 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर विल बी 24/54। ठीक है, तो आंसर विल बी 24/54। इन द सेकंड केस 4/9 को चेंज करना है न्यूमरेटर -20 में, तो अगर 4 को -20 बनाना है तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। ऑफ कोर्स 5 और भी -5 तभी तो -20 बनेगा, तो -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट विल गिव अस 4/9 मल्टीप्लाई विद -5। न्यूमरेटर में -5 मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में -5 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल गिव अस -20 अपॉन -40। ठीक है, so here is the way how to make the denominators or numerators
इक्वल टू द गिवन क्वेश्चन। ठीक, सिमिलरली आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 में एक दूसरा रेशनल नंबर दिया हुआ है which is 3/8। ठीक है, in question number 9 there is a rational number which is 3/8 and इसमें बोला जा रहा है कि डिनोमिनेटर को फर्स्ट पार्ट में आपको करना है 48 और सेकंड केस में डिनोमिनेटर हैज टू बी मेड इक्वल टू -32। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर में चेंजेस करने थे, इस वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो ये 8 है और 8 को बनाना है 48। तो कैसे बनेगा, 8 5 is 40 and 8 6 is 48, मतलब कि डिनोमिनेटर को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इट विल गिव अस 3/8 multiplied by 6 and if denominator is being multiplied with 6 then the numerator should also be multiplied with the same number 6. So it will give us 6 is 18 upon 8 6 is 48. So this is our desired answer. In the second part, denominator has to be made equal to -32 और 8 को -32 बनाना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 8 4 जा 32 होता है और आंसर इसमें चाहिए नेगेटिव में चाहिए, इसलिए we will be using -4। ठीक है, तो it will be 3/8 multiplied by -4 multiplied by -4, it will be -12 upon -32। so this is our desired answer। ठीक है, so this is solution for question number 9। similarly question number 10, question number 11, question number 12, question number 13 सब ऐसे ही कर सकते हो आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से बता देता हूं बिकॉज़ इसमें थोड़ा सा चेंज है। इन क्वेश्चन नंबर 13 इट इज सेइंग एक्सप्रेस 78 upon 170 78 upon -170 as a rational number with numerator -6। फर्स्ट पार्ट में न्यूमरेटर कितना करना है, -6 करना है और सेकंड पार्ट में न्यूमरेटर कितना करना है, 2 करना है। ठीक है, चलो अब 78 से पहुंचना है आपको -6 में, तो दिस नंबर इज ग्रेटर एंड दिस नंबर इज स्मॉलर, हमें ग्रेटर से स्मॉलर न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है। दैट मींस हमें इस नंबर को किसी न किसी नंबर से अब डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, और किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा वो कैसे पता चलता है, इसको सॉरी इस 78 को इस नंबर से डिवाइड करके देख लो, तो इट विल बी 78/6, तो 6 1 जा 6 and 6 3 जा 18, लेकिन हमें चाहिए -6, इसका मतलब हमको इस नंबर को -13 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यू विल बी राइटिंग 78 डिवाइड बाय -13 अपॉन, अगर न्यूमरेटर को -13 से डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को भी -13 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इट विल बी 117 माइनस का डिवाइड बाय -13। ठीक है, अब बताओ आप, the 78 will be divided by -13, तो आंसर will be -6 upon, if -117 will be divided by -13, तो आप जानते हो 13 9 जा 117 होता है और नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर नीचे आएगा 9। ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए आंसर हो जाएगा -6/9। ठीक, सेकंड केस के लिए आप सेकंड केस में क्या करना है, 78 को कन्वर्ट करना है 2 में, तो कैसे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा वो चेक करने के लिए यहां पे आप 78 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 3 जा 6 and 2 9 जा 18। इसका मतलब अगर हम लोग इस नंबर को 39 से डिवाइड कर देंगे तो न्यूमरेटर 2 मिल जाएगा, और अगर न्यूमरेटर को 39 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी 39 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो इट विल बी 78 upon -117 divided by 39 and divided by 30। ठीक, इसको से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 2, और यहाँ पे 117 को 39 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3, वो भी कैसा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, सो योर आंसर विल बी 2 upon -3। ठीक, तो दिस इज सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। सो आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी इन ऑर्डर टू सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, बिकॉज़ आई हैव टोल्ड यू द वे हाउ टू सॉल्व देम। अगर छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तभी बड़ी वैल्यू मिलेगी। अगर बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हमें करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड करके ही बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए
Now moving to question number 14. Question number 14. Question number 14 is saying that write each of the following rational numbers into standard form. And you know that I have already told you in the last class, standard form का मतलब होता है कि if there is no common divisor between numerator and denominator, then that rational number is called to be as standard form of the rational number. ठीक? So let's start with question number 14. First part, it is written 56/32. इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो आपको इस रेशनल नंबर को उतना रिड्यूस करना है कि वो अपने लोएस्ट फॉर्म में पहुंच जाए और उसके बाद फर्दर रिड्यूस ना हो पाए। ठीक है, तो आप जानते हो प्रॉपर्टी ऑफ 4, नहीं जानते तो 2 से कर लेते हैं। ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, दैट मींस दोनों नंबर्स किससे डिवाइड हो जाएंगे? 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 से डिवाइड करोगे आप, काटोगे मतलब जो भी, तो ऊपर आएगा 28 एंड नीचे इट विल बी 16। ठीक, now you can clearly see कि both the numbers are clearly being able to divide by 4। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 7 28 and 4 4 16, that is equal to 7/4। now you can see this 7/4 does not have any common divisor, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को फर्दर रिड्यूस कर सके। that means 56/32 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है that will be equal to 7/4। ठीक, चलिए मूविंग अहेड टू अनदर क्वेश्चन, like 8th part. It is written 155/270 -9। ठीक, अब आपको इसको क्या करना है? रिड्यूस करना है। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो क्लियरली सी 2 से तो नहीं होंगे, 3 से करते हैं, 5 + 5 10 और 11 हो गया, तो 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा बिकॉज़ ऑड डिजिट ऑड वैल्यू है। ठीक है, 5 से ऊपर तो हो जाएगा, नीचे वाला नंबर नहीं होगा, 6 से बिल्कुल नहीं हो सकता बिकॉज़ वो भी इवन नंबर है। अगर ऐसा प्रोग्रेस करते जाओ आप और आपको क्लियरली दिखे ना कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, किससे रिड्यूस हो सकता है, तो आप ट्राई करोगे इनका HCF लेने का। ठीक है, HCF वही नंबर होता है ना, HCF तो लेना आपको पता है, क्लास 6 में यू हैव स्टडीड अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द HCF। ठीक, तो नेगेटिव पार्ट को छोड़ देना और इतना वैल्यू लिख करके इनका HCF निकालने की कोशिश करना। ठीक है, तो 155 एंड 270 डिवीजन मेथड से HCF ले रहे हैं हम लोग, तो आप जानते हो 155 1 से ही जाएगा तो 155 आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से 5 यू विल गेट 2, दिस 1 इज स्मॉलर देन 5, कैरी करेंगे बगल से तो 11 - 5 6 आ जाएगा, दैट इज 62। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे लिखेंगे 155 कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 124, इजंट इट? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, यहां पे 3 आएगा, यहां 31 लिखोगे आप, यहां पे लिखोगे 62, तो 31 2 से कितना हो गया? 62 हो गया। तो हमें पता चल गया कि इन दोनों नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 31 है, इसका मतलब ये दोनों नंबर जो है वो 31 से ही डिवाइड होंगे। तो जब आप इन दोनों को 31 डिवाइड करोगे तो क्लियरली दिख रहा है कि ये 5 टाइम्स जाएगा और ये 7 टाइम्स जाएगा, और नीचे नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वाला प्लस साइन लग जाएगा। ठीक है, तो योर आंसर विल बी 5/-7। ठीक, आप और अच्छे से दिखाना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, 155 डिवाइड बाय 31 अपॉन -217 डिवाइड बाय 31, दैट इज इक्वल टू 5/-7। ठीक, तो इस नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज इक्वल टू 5/-7। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी मिल जाए जब आप ना समझ पा रहे हो कि क्या किस नंबर से डिवाइड होगा, तो आप क्या करोगे? HCF लोगे उसमें। ठीक है, तो पता चल जाएगा किस नंबर से डिवाइड होगा। तो आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है सॉल्व करने में अप टू क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, तो मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 is saying find the value of x. इन सभी पार्ट्स में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड फॉलोइंग 2 फॉर यू, फर्स्ट एंड फिफ्थ पार्ट। ठीक, इन फर्स्ट पार्ट इट इज रिटन -2/3 is equal to 14/x, and fifth part it is written 15/x is equal to -3। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो we'll be making it
1। ठीक है, चलिए बहुत क्लास 6 में भी यू हैव डन दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि वो चीज फ्रैक्शंस में भी और रेशनल नंबर दोनों में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो ये x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x इज इक्वल टू ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 42। x विल बी इक्वल टू 42, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में जाकर डिवाइड होगा -2, तो आंसर विल बी इक्वल टू -21। ठीक, इधर कैन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 15 into 1 will be 15 and x into -3 will be -3x, so x will be equal to 15 डिवाइड बाय क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आया है डिवाइड होगा -3, 3 1 3 3 5 15, यहाँ नेगेटिव साइन है तो -5 will be your आंसर। ठीक, तो सिमिलरिटी क्वेश्चन में 15 के भी सारे पार्ट्स आप आराम से कर सकते हो। ठीक, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16 which is the last question of this exercise 2a। And it is saying state whether the given statement is true or false. So first it is saying the quotient of two integers is always a rational number. Quotient of two integers. ठीक है, always वर्ड यूज हो गया इसलिए गलत हो गया ये। क्यों? क्योंकि आप समझो अगर यहाँ पे 2 लिखा है नीचे 0 लिखा है, 2 is also an integer and 0 is also an integer and I have told you कि अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो आप तो आंसर नॉट डिफाइंड आता है, इसलिए ये पहला पार्ट हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक, बाकी सारे केसेस में ये ट्रू होगा, लेकिन सिर्फ इस केस में जब भी आप किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर कितना था नॉट डिफाइंड आता है, इसलिए ऑलवेज वर्ड की वजह से ये हो गया फर्स्ट पार्ट फॉल्स हो गया। ठीक, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16 सेकंड पार्ट। एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। इट इज सेइंग एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। एक तरीके से इट कैन बी ट्रू है ना कि अधिकतर जो रेशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो ये क्या है ट्रू। सेकंड पार्ट इज ट्रू। नाउ थर्ड, 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, फॉल्स, बिकॉज़ नेगेटिव रेशनल नंबर्स भी तो होते हैं और 0 जो है वो नेगेटिव से बड़ा होता है, तो 0 जो है वो स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स हो गया। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 फोर्थ पार्ट। इट इज सेइंग एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। अब ये दो इसमें चेंजेस हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला, सेकंड में बोला एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। नाउ इट इज सेइंग एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, तो ये वाला क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम है। सेकंड पार्ट वाले में फॉल्स होगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में भी फॉल्स और लास्ट वाला जो होगा वो ट्रू हो जाएगा कि एवरी रेशनल नंबर कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन बट एवरी फ्रैक्शन विल बी अ रेशनल नंबर। ठीक, तो इसमें आप थोड़ा चेंज कर लो कि एवरी जो रैशनल नंबर है वो फ्रैक्शन जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन जो हर एक फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर जरूर होगा। ठीक, so this is the end of your exercise 2a. In the next class we will be starting with the further things. Thank you. Hello student, welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Student, in previous class we have discussed speed and velocity. Now today we will solve some numerical problem based on speed. So numerical number first. A cockroach covers a distance of 30 meter in 1.5 minutes. What is the speed of cockroach? Student, in this question distance and time is given. So distance s is equal to 30 meter and time equal to 1.5 meter, 1.5 minute. Student, we know that unit of speed in SI system is meter per second. So firstly we will convert minute into second. So student, 1 minute equal to 60 second. So 1.5 minute equal to 1.5 into 60, which is 90 second. Then as you know that speed equal to distance divided by time.
and here is distance is 30 meter and time is 90 seconds. 0 to 0 cancel. After solving, we get 0.33 meter per second. So student, the speed of cockroach is 0.33 meter per second. Now numerical number second. Rajdhani Express moves at a speed of 120 km per hour. How long will it take to cover a distance of 15 km? Student, here speed and distance is given. Speed v equal to 120 km per hour and distance 15 km. As we know that speed equal to distance divided by time, or we can write time equal to distance divided by speed. Here distance is 15 km and speed is 120 km per hour. Student, after solving 1 by 8 r. Student, time, if time in minute, so 1 minute equal to 60 seconds, then 1 by 8 minute equal to 1 by 8 into 60. The answer will be 7.5 minute. Now numerical number third. A motorcycle is running at a constant speed of 15 meter per second. How much distance will it cover in 45 seconds? Student, here speed and time is given. So v equal to 15 meter per second and time equal to 45 seconds. Student, as we know that speed distance equal to speed into time. Here speed is 15 meter per second and time is 45 seconds. So after multiplying, we get 675 meter. Now question number 4. A body covers 20 meter in first second, 25 meter in second and 45 meter in third second. What is the average speed of body? Student, we know that the average speed, we know that the formula of average speed equal to total distance covered divided by total time taken. So here total distance covered is 20 meter plus 25 meter plus 45 meter, and which is equal to 90 meter, and total time taken 20 meter in first second and 25 meter in second and 45 meter in third second. So total time taken equal to 1 plus 1 plus 1, which is equal to 3 seconds.
So total distance covered is 90 meter and total time is 3 seconds. After solving, we get 30 meter per second. So the average speed is 30 meter per second. Now numerical number 5. A train takes 3 hours to reach from station A to station B at a distance of 400 km and 5 hours. In its return journey, find the average speed of the train. Student, as we already know, average speed equal to total distance covered divided by total time taken. So here total distance is total distance covered. The distance from station A to station B is 400. And when it return back from station B to station A, the distance will be same, which is 400. So total distance equal to 800 kilometer. And total time taken equal to 3 hours plus 5 hours equal to 8 hours. And we applying the formula average speed equal to total distance, which is 800, and total time taken, which is 8 hours. After solving, 100 kilometer per hour. So the student, the average speed of the train is 100 kilometer per hour. So student, today's class is over. Thank you. Hello students, welcome to HI online classes of chemistry of class 7. And today I'll explain you the exercise, that is the third one exercise, match the statement in column A and those in column B. So आपके column A में some types of sentences are given and column B में also some type of sentences are given. So match the following is the correct one, the correct answer in column B. So first number in column A is crushing of an ice cube. It means आपकी जो ice cubes होते हैं जब आप उनको crush कर देते हो. So what is which type of change of this type of process? So ice cube को जब आप crush कर देते हो, it converted into water, and जब फिर से आप water को freeze कर दोगे, it also converted into ice cubes. That is why you can see that only state is changed. That is why this type of change is known as physical change. Why? Because that is the reversible change. So first number is B. That is the first one. Second one is making of curd from milk. It means जब आपका milk से आप curd form करते हो. Making of curd from milk. It means जब आपके milk में some types of pigmentation हो जाते हैं, pigmentation के through आपका it converted into curd. वो आपका दही में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. आप चाहते हैं उसे मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज दैट इज द टाइप ऑफ केमिकल चेंज, एंड इन अ केमिकल चेंज ऑलवेज न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? द करेक्ट आंसर इज केमिकल चेंज. सो दैट इज द सेकंड वन आंसर, केमिकल चेंज. थर्ड वन इज plants making their food during sunshine. What is the process where plants their own food in the presence of sunlight? That process is known as photosynthesis. So the answer is photosynthesis. And fourth one is the energy given out absorbed during the chemical change. आपकी ऐसी कौन सी एनर्जी होती है जो केमिकल चेंज ड्यूरिंग पे absorb होती है? This energy is known as heat energy. In a chemical process, lots of heat is required, students. So that is the answer is heat.
And fifth one and last one is the iron gets coated with a brown powdery deposit in a moist air. जब भी आपका आयरन के चारों साइड पे कोटिंग हो जाती है, कोटिंग ऑफ ब्राउन. So what is this? This process is known as rusting, students. So that is the matching, and these are the correct answer of the column A. So that is the fifth one. Now start the next exercise, students. Second one exercise is true or false of the following statement. Student, these are the some statements, and which one statement is true and which one is false. Correct are true and false marks. So first one sentence is digestion of food is a chemical change. Students, अगर आप कोई भी चीज खाते हो, if you eat some type of things like as pizza, like as momos, so these are easily digested. But when these substances are, these food are easily digested, if you want, he found these in previous position like pizza, burger, so that is possible. No, this is not possible. Why? Because these all food substances are easily digested in your stomach. That is why unable to form in a previous position. That is why you can say that is a chemical change. Why? Because in a chemical change always new product is formed. So that is the true. And second one statement is formation of steam from water is a physical change. Students, if we have some water put in a bowl and heat in a gas burner, after some time we leave it the water in the position of burner. That after some time when we feel the water converted into steam form. But if we cool, water or steam also converted into water form. That is why you can say that it is a physical change. Why? Because only state is changed, not a product is changed. And in this statement, in this change, no new product is formed. That is why you can say that physical change. So that is also a true. And next one is during a chemical change, molecular composition remains same. No. In a chemical change, if new product is formed, so composition is also changed, product is also changed, new product is formed. So why composition is not changed? That is why this is a wrong statement. That is a false. And next one is during a physical change, the state and the composition of a substance change. No, student, state and composition always change in chemical change, because in a chemical change new product is formed. But in a physical state only state is changed. That is why that is also a wrong statement. And last one is when copper sulfate dissolve in water, chemical change take place. Students, when copper sulfate dissolve in water, color is changed. That is why you can say that it is also a chemical change. It is also a true. So that is the fourth one exercise. That is the fourth one exercise. I hope all the true and false. First statement is true. Second one is also a true. Third one is a false. Fourth one is also false. And fifth one is true. Thank you. Have a nice day. Have a cheerful morning, my dear students. Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. And this is your biology class. Today we will discuss about the permanent tissue. So students, permanent tissue is composed of cells which attain their definite size or definite form. Means they can't further divide. Means they do not divide further. They are derived from the meristematic tissues. You know that meristematic tissues are composed of the cells which are in dividing phase, which are further divide, which are actively divide or rapidly divide, you can say. So those cells which are not further divide or stop dividing or mature,
those cells compose the meristematic tissue. Or we can say that those cells compose the permanent tissue. Or we can say that permanent tissues are composed of the cells of meristematic tissue. So we will discuss about the features of meristematic tissue. First is cells may no longer be small and thin-walled. Means the cells are small, no longer means small and thin-walled. Cytoplasm is much less and nucleus is small. As the cell is small, because the cell is small, so cytoplasm is also less and nucleus is also small. Cell do not divide. You know that permanent tissue means they are composed of cells of mature cells which are not further divided. So cell do not divide. This is the features of permanent tissue. Permanent tissues are of several types on the basis of their origin and place. On the basis of their origin and place, they are of three types. First is dermal tissue. Second is ground tissue. And third is vascular tissue. And this is the first dividation, and on the next dividation is they are on the basis of their kinds. They are of two types. First is simple permanent tissue, and second is complex permanent tissue. So the dividation is on the basis of two types. On the origin and place, there are three types: dermal tissue, ground tissue, vascular tissue. On the basis of their kinds, there are two types: simple permanent tissue, complex permanent tissue. So we will discuss about the first type is the simple permanent tissue. Simple permanent tissue is made up of the similar cells, means those cells which are similar in structure and functions are composed. The simple permanent tissue is composed of those cells which are similar in structure and function. So simple permanent tissue is also of three types. First is parenchyma. Second is collenchyma. And third is sclerenchyma. So first, parenchyma. Parenchyma are composed of living cells and they are present in the softer part of a plant. Like they are present in the potato, and in potato they store food. They are also present in leaves. So and contain a green pigment called chlorophyll. So these pigment help in manufacture of food, means help in photosynthesis. So these type of parenchyma which is present or contain the chlorophyll, those parenchyma which contain chlorophyll are called chlorenchyma, which help in photosynthesis, means manufacture of food. So these cells are oval in shape and the intercellular space are present between these parenchyma cells. Okay. Next is collenchyma.
Collenchyma cells is also composed of living cells, but they are thickened at the corner. They are thickened at the corner. These corner are thickened. As you can see in the figure, they are thickened at the corner because of the deposition of cellulose and pectin. Because of the deposition of cellulose and pectin, they are thickened at the corner, and they are present on the growing region of a plant. Means they are present in the stem, leaves, etc. Last is the sclerenchyma. The sclerenchyma is composed of thick-walled dead cells, and these sclerenchyma are present on the hard part of a plant, and they also provide the mechanical support to the plant. Okay, students, so these are the three types of simple permanent tissue. So students, let's revise all the terms. Parenchyma are present in the soft part of plant, and it also help in storage of food like in potato, and in leaves it is present, and the green pigment is present in the chlorophyll and help in photosynthesis. Collenchyma is present on the stem and leaves. It provides the mechanical support to the plant. Next is sclerenchyma. Sclerenchyma is present on the hard region of the plant. It provides the strength to the plant. So these are three types of simple permanent tissue, and we will discuss about the complex permanent tissue in our next class. That's enough for today. Thank you class. Have a nice day. A very good morning, students. In my previous lecture, I have explained you Geography first chapter, representation of geographical features for class 7. And now today, I am going to start Geography second chapter, Atmosphere, for class 2nd. So let us start the chapter. Atmosphere. Atmosphere is the most important domain of the earth. बच्चों एटमॉस्फेयर क्या होता है? हमारा वातावरण, पर्यावरण. एटमॉस्फेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ द अर्थ. इट इज मेनली मेड अप ऑफ एयर. तो ये मोस्टली किससे बना होता है बच्चों? एयर से बना होता है. विच एनवलप्स द अर्थ ऑल राउंड एंड इन एवरी डायरेक्शन. जो कि हमारी अर्थ को, हमारी पृथ्वी को सभी जगह से क्या करती है? कवर करता है. एंड इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में. The lower part of the earth surface is much denser than the upper part. तो बच्चों जो अर्थ का lower part होता है वो बहुत ज़्यादा denser होता है upper part के comparatively. The temperature of the atmosphere also decreases with height at the rate of about 6.4 degree per kilometer. The pressure differences make the air move. तो बच्चों ये जो atmosphere का difference होता है वो डिक्रीज होता रहता है विद हाइट्स एट द रेट ऑफ अबाउट 6.4 पर किलोमीटर. तो ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है यही एयर को बनाता है कि एयर मूव करे, मेक्स द एयर मूव. इट मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर. तो जिससे क्या करती है एयर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर मूव करती है. दिस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड. तो इसी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? विंड कहते हैं. The air pressure, this pressure differences makes the air move. Pressure differences होता है यही air को move करने में मदद करता है. Then air move from higher pressure area to lower pressure area. तो air क्या करती है? Higher pressure area से lower pressure area को move करती है. This horizontal movement of air, this horizontal movement of air is known as wind. इसी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को एयर के हम लोग क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. विंड कॉज चेंजेस इन वेदर. तो विंड क्या करती है? वेदर में चेंज करती है. एग्जांपल, व्हेन कोल्ड विंड पास ओवर अ प्लेस, जब कोई ठंडी हवा किसी प्लेस से
ऑफ दैट प्लेस। तो अब जाहिर सी बात है कि वो उस प्लेस के टेम्परेचर को क्या करते हैं कि बहुत ही कम कर देंगे। विंड्स कैरिंग मॉइस्चर ब्रिंगिंग रेन टू अ प्लेस। तो विंड्स हमेशा क्या लाती है, नमी भी लेके आती है, ब्रिंग रेन टू अ प्लेस पे। तो दिस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड। दिस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, विंड कहते हैं। एंड नाउ composition of atmosphere. Composition of the atmosphere. कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन बच्चों कैसे होता है। Composition of atmosphere. So now students, I am going to teach composition of atmosphere. तो बच्चों बात करते हैं कि atmosphere का composition क्या होता है। Air is a mixture of various gases. तो air जो है हमारी वो various gases का, बहुत सी gases का mixture है and dust particles और धूल के कणों का। It is mainly composed of following gases. तो इसमें बहुत सी gases आती हैं, जैसे कि this is a picture of the composition of the air. Oxygen 21%, nitrogen 78% and 1% other gases. So it is mainly composed of following gases: 78% nitrogen, 21% oxygen, 1% carbon dioxide and other gases. Air has weight and exerts great pressure on Earth's surface. तो air क्या होता है, air का weight होता है, अपना भार होता है, और air exert करती है great pressure को Earth's surface पे. The atmospheric pressure varies from place to place. तो बच्चों जो atmospheric pressure होता है, जो वायु दाब होता है, वो हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है। तो it also varies with height. तो ये अपने साथ क्या height भी लेके जाता है. As air near the earth surface is denser, जैसे air अर्थ सरफेस के पास आती है तो वो क्या हो जाती है बच्चों, is densest, वो क्या हो जाती है, भारी हो जाती है. The air pressure here is also the higher. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, air pressure क्या हो जाता है बच्चों, हमारा higher हो जाता है. एयर में का हवा का जो दाब होता है वो हाइयर हो जाता है. जब एयर हमारी अर्थ सरफेस पर आती है तो वो क्या हो जाती है, डेंसेस्ट, भारी हो जाती है. तो भारी होने से जो हवा का दाब होता है वो क्या हो जाता है, हाइयर हो जाता है. The air gets thinner as one goes higher. और जब एयर थिनर, जब एयर पतली होती है, हल्की होती है, तो वो क्या हो जाती है बच्चों, तो वो हाइयर हो जाती है. That's why as we climb a mountain the pressure decreases. यही कारण है कि जब हम लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज होने लगता है. तो the concept is that कि when the air is densest the pressure is higher, lower, and when the air is thinner the pressure is higher. Is it clear? As the earth's surface the pressure is 1.03 kg per square centimeter. Example, if you are at the sea level then one little portion of your body is being pressed down by a weight of 1 kg. तो एग्जांपल है कि if you are in the sea level, अगर आप किसी sea level में हैं then one little portion of your body, तो आपकी बॉडी का एक पोर्शन क्या होगा बच्चों, is being pressed down by a weight of 1 kg. Atmospheric pressure depends on three main factors. ये जो atmospheric pressure है बच्चों, ये तीन main factors पर डिपेंड करता है. जैसे मैंने आपको बताया कि ये एयर प्रेशर क्या होता है कि atmospheric pressure varies from one place to another. Atmospheric pressure क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है, तो अपने साथ वो वेट भी लेके जाता है. जब एयर हमारी डेंसर होती है, मतलब भारी होती है, तो atmospheric pressure क्या होता है बच्चों, लोअर होता है. और जब एयर हमारी थिनर होती है तो atmospheric pressure हमारा क्या होता है, हायर होता है. Is it clear? Now I am going to teach the components of atmospheric pressure. The factors of atmospheric pressure. Next topic is factors of atmospheric pressure dependent on three factors. Factors of atmospheric
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वायुदाब को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सबसे पहले बच्चों आता है हमारा एल्टीट्यूड, सेकंड हमारा आता है बच्चों टेम्परेचर, एंड थर्ड हमारा आता है इसमें वाटर वेपर। तो बच्चों ये तीन हमारे प्रेशर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, टेम्परेचर यानी तापमान, और वाटर वेपर यानी वाष्पन। एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, वाटर वेपर। सो एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों? एज वन गोज अप द प्रेशर ऑफ द एयर डिक्रीजेस। तो बच्चों जैसे मैंने बताया कि जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं, एज वन गोज अप, जैसे ही लोग ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, द प्रेशर ऑफ द एयर डिक्रीजेस। तो एयर का जो प्रेशर होता है वो क्या होने लगता है बच्चों? डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। जनरली स्पीकिंग द डिक्रीज इन प्रेशर इज एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर फॉर एवरी 110 मीटर ऑफ एसएम। तो हेंस प्रेशर डिक्रीजेस एज एल्टीट्यूड डिक्रीजेस। तो जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होता है तो ऊंचाई भी क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। ऊंचाई क्या होने लगती है? इंक्रीज होने लगती है। प्रेशर डिक्रीजेस, हेंस प्रेशर डिक्रीजेस as altitude increases. Is it clear? Now next factor is temperature यानी तापमान। तो when the temperature rises, air expands. जैसे ही temperature क्या होता है बच्चों? rises बढ़ता है, air क्या होती है? expand होती है। It becomes less dense and exert less pressure. तो क्या हो जाती है? ये कम भारी हो जाती है। When the temperature rises, जैसे ही temperature बढ़ता है, the air expands. Example, it becomes less dense. तो ये क्या हो जाती है बच्चों? less dense, कम भारी हो जाती है, और क्या exert करती है? less pressure को exert करती है। Example, at the equator as the area gets direct rays of the sun. जैसे कि इक्वेटर में क्या होता है बच्चों? The area gets, ये एरिया क्या पाता है? direct rays of the sun, मतलब सूरज की सीधा किरणें इक्वेटर में पड़ती हैं। तो क्या हो जाता है बच्चों? टेम्परेचर इज हाई, वहां का टेम्परेचर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, गिविंग राइज टू लो प्रेशर। लेकिन वो किसको बढ़ावा देता है? लो प्रेशर को बढ़ावा देता है। मतलब टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो। इज इट क्लियर? एज टेम्परेचर high, the pressure is low. Now next is water vapor. तो water vapor क्या होता है? Air containing water vapor is lighter than dry air. तो air containing water vapor is lighter than dry air. The more water vapor, the lighter the air. तो मतलब बहुत ज्यादा water vapor क्या करता है बच्चों? Air को क्या करता है? Light कर देता है. This is because water vapor in humid air displaces on every volume of equal volume of dry air. Had there been two atmosphere, the days would have been very hot and nights very cold. जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि हमारे दिन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और रातें क्या होती हैं? ठंडी होती हैं. This would have made life impossible on Earth. So these are the factors. These are three factors of atmospheric pressure: altitude, temperature, and water vapor. So atmospheric pressure depends on these factors. So now student, structure of the atmosphere. Atmosphere का structure. So on the basis of the structure, the atmosphere consists of 5 layers. तो structure के बेसिस पर atmosphere consists करता है 5 layers को: troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere, and exosphere. So I will continue this chapter in my next video. Thank you for attending the class. Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Students, I hope all of you are fine and also healthy. I have discussed the many topics of this chapter first, medieval Europe. So at first we discuss medieval Europe is the time, medieval time is the time period of our developments. In medieval period, many developments and inventions had occurred in Europe. In that time, Europe was much developed, more developed than other places. Now we discuss how rise and spread Christianity in Europe. So how rise spread in Christianity in Europe? So in that time,
I have discussed in that time two most important religions of in that time in Europe. First क्या था? Islam, and second were Christianity. Islam founded by Muhammad, Prophet Muhammad, and the Christianity was founded by the Jesus Christ. Jesus Christ, at early ages, he was a carpenter, and at the age of 30, he moved from place to place to preaching all over the world. He preached to the people in a simple language because everybody can understand. He preached many people, so in that time many people were followed by him, and in that many followers have been Jesus Christ. After the many critical problems, the Jesus was crucified, and after the death of Jesus Christ, his followers spread the Christianity all over the Rome. And the role of Constantine in that time, he spread the Christianity in all over the Rome. But after in that time, two religions in that time, one were Islam and second were Christianity. So we know about if two things in that. So in that time, crusades means dharma yuddha, because crusades were both religions were increased. माने दोनों जो धर्म थे उस समय वो यूरोप में बहुत तरह से पूरी तरह से हावी थे, और इन दोनों धर्मों के बीच क्या था? एक धर्म युद्ध, माने धर्म युद्ध होना उस समय क्या था? डिसाइडेड था, यानी धर्म युद्ध डिसाइडेड थे. तो क्रूसेड्स क्या थे, या हाउ मेनी क्रूसेड्स इन दैट टाइम? तो क्रूसेड्स वर अ सीरीज ऑफ रिलीजियस वॉर, माने 10 विषय क्रूसेड्स, माने इस तरह के धर्म युद्ध जो थे, एक नहीं, माने दैट इज नॉट वन, सीरीज ऑफ रिलीजियस वॉर इन दैट टाइम. माने क्या था? वॉर माने इन धर्म युद्धों की एक क्या थी? सीरीज थी बिटवीन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, बिकॉज और वी ऑल्सो नो दैट in that time Islam and Christians were two religions. So in that time wars between Muslim and Christians between 11th and 13th centuries. Thus we say कि the time period of 11th and 13th century, यानी the time period of 11th and 13th centuries was the religious war between Muslim and Christians. We also know that 8 crusades were fought spanning the period of 2 centuries. माने 10 BC कि इस समय यानी इस पीरियड में कि कब? 11th and 13th century, यानी between 11th and 13th century 8 crusades were fought, माने 8 धर्म युद्ध लड़े गए. The aim of Christians was to capture the Holy Land of Jerusalem. What was the reason of this crusades? मतलब इन धर्म युद्धों का रीजन क्या था? तो रीजन क्या था कि एम ऑफ द क्रिश्चियंस वाज टू कैप्चर द हॉली लैंड ऑफ जेरूसलम फ्रॉम द तुर्क्स, बिकॉज इन दैट टाइम क्रिश्चियन वांटेड टू कैप्चर द लैंड जेरूसलम बिकॉज इट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट. जेरूसलम द हॉली लैंड, जेरूसलम क्या था? एक हॉली लैंड माने एक पवित्र भूमि थी, बिकॉज जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न देयर. ऑफ पैलेस्टाइन फिलिस्तीन का, यानी फिलिस्तीन का जेरूसलम जो था वो क्रिश्चियंस के लिए क्या था? एक हॉली लैंड था. वॉज कन्वर्ट बाय द अरब्स, माने जिसे अरब द्वारा कन्वर्ट किया था इन 638 में, माने 638 में इन अरब्स कन्वर्ट द जेरूसलम which was the holy place of the Christian, but according to the Christian it was a place of Jesus crucifixion and resurrection.
but according to the Christians, माने according to the Christian या Christians wanted to this place यानी जेरूसलेम, the Jesus crucifixion, resurrection यानी resurrection and birth in the Jerusalem, so it was the holy place. In first crusades in 1098 and 99, Christian soldiers were from France and Italy captured. In that time we that say कि in first crusades जो प्रथम धर्म युद्ध था कब 1098 में माने 1098 से 99 तक, तो क्रिश्चियन सोल्जर्स माने जो भी क्रिश्चियन सोल्जर्स थे फ्रॉम फ्रांस और इटली से, तो कैप्चर द एनीटोट इन सीरिया, माने सीरिया के एनीटोट्स को उन्होंने कैप्चर कर लिया एंड क्लेम्ड जेरूसलेम, और जेरूसलेम पर क्लेम किया था. मैनी मुस्लिम्स एंड ज्यूज वर किल्ड. Thus we say in first crusades, माने in first crusades many Muslims and Jews क्या थे in a Christians, माने in that time that is called Jews in Hindi also we call Yahudi, माने कि Muslim and Jews were killed, यानी many soldiers in that time both were Muslim and Jews were killed in first crusade. Next, Turks captured Edessa, यानी Turks captured in that time Edessa in CE 1144 and an appeal was, and in that time they appealed that the made by Pope, माने Pope appealed in that time in the 1144 and the second crusades was in 1145 to 49. माने thus we say कि we also know as this period या the second crusades were 1145 to 49. A combined German and French army made an attempt, माने thus we say कि जर्मन एंड फ्रांस की एक कंबाइंड आर्मी, माने कंबाइंड आर्मी ने मेड एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द दामाकस, माने इन्होंने दामाकस को कैप्चर बना लिया था, बट दे वर डिफीटेड. लेकिन क्या हुआ, दे वर डिफीटेड माने वे हार गए एंड दे रिटर्न देयर होम, माने और हारने के बाद ये वापस आ गए. हेलो स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस अबाउट क्रूसेड्स माने धर्म युद्ध के बारे में आई हैव डिस्कस, माने हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट इम्पैक्ट ऑफ क्रूसेड्स, माने क्रूसेड्स के इम्पैक्ट क्या थे, हाउ मेनी इम्पैक्ट्स ऑफ द क्रूसेड्स, माने क्रूसेड्स के इम्पैक्ट क्या थे. तो फर्स्ट क्रूसेड्स केम टू द कॉन्टेक्ट विद द एडवांस्ड अरब एंड ग्रीक सिविलाइजेशन, माने thus we say कमिंग टू द क्रूसेड्स माने इन धर्म क्रूसेड्स माने धर्म युद्ध आने से क्या हुआ कि एडवांस्ड अरब एंड ग्रीक सिविलाइजेशन केम टू विद इट, माने यहाँ माने अरब और जो ग्रीक की सिविलाइजेशन थी वो भी तो इनके साथ आ गई, यानी द कॉन्टेक्ट यानी केम इन कॉन्टेक्ट माने जिससे हम इसके कॉन्टेक्ट में आ गए. एंड ग्रेन नॉलेज एंड स्पेयर, माने हमारे पास क्या था, ग्रेन नॉलेज टू स्पेयर सच एज इन दैट टाइम साइंस, मैथ्स, particularly algebra, art and architecture, माने which knowledge we have not before as a science, maths, algebra, art and architecture, which is advanced came to contact in Arab and Greek. Understand? Second point, Crusades learned the use of gunpowder, माने Crusades learned माने हमें ये सिखाता है कि use of gunpowder and guns from the Turks, माने तुर्क्स ने कैसे गन पाउडर और गन्स का यूज करना सिखाया. द यूज ऑफ गन्स पाउडर क्रिमिनेटेड द रोल ऑफ नाइट्स, माने द गन पाउडर जो था क्रिमिनेटेड द रोल ऑफ नाइट्स एंड लेट नाइट्स यानी सरदार, माने सरदारों ने किस तरह से गन पाउडर का यूज किया एंड लेड टू द डेक्लिन ऑफ फ्यूडलिज्म एज द सोशल सिस्टम एंड हाउ द फ्यूडल सिस्टम यानी फ्यूडलिज्म इन हिंदी सामंतवाद, माने हमारे सोशल सिस्टम से हाउ फ्यूडल माने सामंतवाद व्यवस्था किस तरह से पतन की ओर चली है. ट्रेड्स रिलेशंस बिटवीन यूरोप एंड एशिया ग्रू, माने कमिंग टू द क्रूसेड्स माने धर्म युद्ध आने के साथ साथ
ट्रेड्स रिलेशंस विथ यूरोप एंड एशिया, माने जो हमारे ट्रेड रिलेशंस थे बिटवीन एशिया एंड यूरोप, ग्रू माने वो भी क्या हुए, ग्रू माने आगे बढ़ गए या उनका भी डेवलपमेंट हुआ। न्यू ट्रेड रूट्स वर एक्सप्लोरेड, माने इन सर्च यानी इन दैट टाइम सर्चेस इन नए यानी न्यू ट्रेड रूट्स की सर्चेस की गई। एंड ट्रेड्स इम्प्रूव्ड द इकोनॉमी ऑफ यूरोप, माने दस वी से इन दैट टाइम यानी इन दैट टाइम द इम्प्रूवमेंट्स ऑफ यूरोप, माने द इम्प्रूवमेंट्स ऑफ द यूरोप and the economic condition of the Europe made a strong. Students, now I have discussed this topic. Tomorrow I will teach you many topics of this chapter. Thank you for attending this class. सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज मैं क्लास 7 इंग्लिश मीडियम के बच्चों को चैप्टर 2 भूतकालः लंग लकारः, ये चैप्टर का टाइटल है। बच्चों, इस चैप्टर में आप संस्कृत पंक्तियों का अर्थ पढ़ चुके हैं। मुझे आशा है कि इसके पहले मैंने बोला था कि आप चैप्टर की स्टार्टिंग में शब्दार्थ लिखेंगे जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्ड मीनिंग्स लिखें, उसके बाद जो मैंने संस्कृत की पंक्तियां पढ़ाई हैं उनका अर्थ आपको लिखना है। इसके बाद नंबर आता है एक्सरसाइज। अनुशीलनम मीन्स होता है बच्चों एक्सरसाइज। तो अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज में सॉल्व करा रही हूं। स्टार्टिंग में मौखिक एक्सरसाइज भी है। लंग लकारा भूतकाला, देखिए इसमें प्रथम पुरुष की क्रियाएं दी हुई है। जैसे भू धातु है तो अभवत, अभवताम, अभवन, ऐसे प्रथम पुरुष तीनों वचन की क्रियाएं लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल भू, दृश, पच, पा और पूर्व, इन पांचों धातुओं के प्रथम पुरुष तीनों वचन के रूप इसमें लिखे हुए हैं। अब आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज लिखितम, एक्सरसाइज नंबर 2 जो है इसमें FIB दी हुई है। उचित पद से आपको प्रथम पुरुष का ही रूप कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे ये त्रि धातु है, इसका तर शब्द से रूप चलेगा तो एक वचन में अतरत आता है, यहाँ पर द्विवचन में अतरताम आएगा। मैंने यहाँ वही वर्ड्स लिखे हैं जो कि FIB में आपको फिल करना है, ठीक है। तो त्रि में आएगा द्विवचन अतरताम, धाव प्रथम पुरुष एक वचन अधावत। हलंत का विशेष ध्यान रखें, वरना ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया के बजाय मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया हो जाएगी, इसलिए हलंत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। धाव प्रथम पुरुष एक वचन बनेगा अधावत। पट धातु प्रथम पुरुष बहुवचन अपठहंत। गम धातु प्रथम पुरुष एक वचन अगच्छत और प्रथम पुरुष बहुवचन अगच्छन, ठीक है। तो इस तरह से आप रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 में। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पर। यहां भी उचित क्रियापद से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कोष्ठक में वर्ड्स दिए हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट वर्ड। फर्स्ट नंबर पॉइंट पे देखिए, छात्राः पुस्तकम अपठत आएगा। छात्र एक प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी, तो यहाँ पर छात्राः पुस्तकम अपठत होगा। नंबर 2, वानराः वृक्षे अकूर्दन। युवकौ तरण ताले अतरताम। युवकौ द्विवचन है इसलिए प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया यहाँ पर अतरताम आएगी। मृगाः अधावन, प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया अधावन होगी। सा बालिका अहसत। सिंहा वने अगर्जन। यहाँ अहसत में भी आप ध्यान दीजिएगा, हलंत जरूर लगाएं। हलंत लगाने और न लगाने से पूरा वाक्य ही बदल जाता है। जहां लगना है हलंत वहां जरूर लगाएं और जहां नहीं लगना वहां ना लगाएं, वरना पूरा ही परिवर्तन
हो जाता है, इसलिए हलंत पे बहुत ध्यान दें। तो अपठत, अकूर्दन, अतरताम, अधावन, अहसत और अगर्जन, ये शब्द यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में लिखने हैं। तो बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर 3 है, इसे आप अपनी बुक में फिल करें और वो भी पेंसिल से, कोई भी बच्चा पेन का यूज नहीं करेगा। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 4 पर, कोष्ठक से उचित क्रियापद चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर भी कोष्ठक में 2 वर्ड्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, तो मैंने यहाँ करेक्ट वर्ड जो है वो FIV में फिल किया है। देखिए, गजौ तडागे जलम अपिबताम, गजौ प्रथम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की अपिबताम आएगी। बालिकाः क्रीडा क्षेत्रे अक्रीडन, ये प्रथम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की अक्रीडन होगी। खगाः वृक्षे अतिष्ठन्, यहाँ भी प्रथम पुरुष बहुवचन है। तापसौ वने तपः अतपताम, तापसौ यानी 2 तपस्वी, द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन। तापसौ वने तपः अतपताम, ये प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। अनुजाः अमराः च पाठम अस्मरताम, अब यहाँ भी देखिए द्विवचन हो जाएंगे, 2 व्यक्ति हैं, अनुजाः और अमराः। इट मीन्स जो करता है वो द्विवचन का हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्रिया भी द्विवचन की लगाएं, लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया। अनुजाः अमराः च पाठम अस्मरताम। दीपिका अनुराधा गीतिका च पत्रम अलिखन, यहाँ भी देखिए बहुवचन हो गया, 3 व्यक्ति हैं, दीपिका अनुराधा गीतिका, बहुवचन का कर्ता हो गया है, इसलिए यहाँ क्रिया भी बहुवचन की ही आएगी। दीपिका अनुराधा गीतिका च पत्रम अलिखन। तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 4 आप फिल करें। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 5 पर, निम्नलिखित क्रियापदों को लंग लकार में बदलिए। जो वाक्य दिए हैं वो अन्य लकारों के दिए हुए हैं और उन्हें आपको लंग लकार यानी भूतकाल पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, सैनिकाः देशम रक्षन्ति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, तो रक्षन्ति लट लकार है, इसे लंग लकार में बदलना है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लंग लकार की आएगी, आरक्षण। नेक्स्ट है, शुको फलानि खादतः, खादतः द्विवचन है, इसलिए उसके स्थान पर लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया अखादताम आएगी। नेक्स्ट है, माता भोजनम पचति, माता भोजनम पचति, लट लकार प्रथम पुरुष की क्रिया है, तो लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया यहाँ अपचत आएगा। ठीक है, यानी जो वचन उसमें लट लकार में दिया हुआ है लंग लकार का, वही वचन आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आइए नंबर 4 पर, दशरथस्य चत्वारः पुत्रा सन्ति, तो सन्ति लट लकार बहुवचन है, तो लंग लकार बहुवचन यहाँ पर आसन आएगा, दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन। नेक्स्ट है, लवः कुशः च रामस्य पुत्रो स्तः, लव और कुश राम के पुत्र थे, तो लट लकार में अस्ति स्तः सन्ति, ये प्रथम पुरुष की क्रिया है, उसी के स्थान पर लंग लकार प्रथम पुरुष की क्रिया आसीत आस्ताम आसन। इट मीन्स आस्ताम द्विवचन है, तो यहाँ पर आस्ताम आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है, रामः लक्ष्मणा च सीतया सह वनम गच्छतः, तो राम लक्ष्मण और सीता के साथ जंगल गए, गच्छतः प्रथम पुरुष द्विवचन है, उसके स्थान पर लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया अगच्छताम आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज नंबर 5 भी आपकी कंप्लीट हो गई है। इसे आप अपनी बुक में फिल करें, सारे बच्चे ध्यान से ये वर्क करेंगे और पेंसिल से करेंगे।
धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Good morning students. This is class 7th. Subject is computer. Today we start chapter number 2, number system. Start number system. What is the number system used in computer? Number system is the notation for representing the numbers. Okay, number system is a notation for representing the numbers of a given set by using digits or symbol. Okay, that means कि हम लोग नंबर्स को या हम लोग जो भी नंबर है उनको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स और विद द हेल्प ऑफ एनी सिंबल. दिस इज द नोटेशन फॉर द रिप्रेजेंटिंग नंबर. ओके, देयर आर इन कंप्यूटर सिस्टम there are 4 types of number system. Type of number system. There are 4 types of number system. First is decimal number system, and the second is binary number system, and the third is octal number system, and the fourth is hexadecimal number system. So there are 4 types of number system. What is the decimal number system? Today we explain what is the decimal number system. Decimal number system. What is the decimal number system? First is the decimal number used by the user. User means me and you, which is used. We are use the decimal number. Decimal number used by the user. Okay, it has only 10 digits. It has only 10 digits like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That's all. Okay, you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That means it has only 10 digits. Now, third point. The base of the decimal number system is 10. The base of the decimal number system is 10. Why the decimal number system is base 10? Because the base of the decimal number system is 10 because it has 10 digits. That means कि the base of the any number system is depend upon the it has how many numbers present. Okay, now the base of the decimal number system is 10 because it has 10 digits. Clear? How to write base in decimal number system? For example, suppose that this is the 109. This is the decimal number system. We write like this, digit written between parentheses and the base used as a subscript. Subscript like this. Okay. Next example, 7, 8 written between bracket this. That means कि this is the base of the decimal number system. It is the notation for
decimal number system. Okay, now positional number system, positional value system. What is the positional value system? It is also called the positional notation system. Positional notational system. Okay, it is also called the positional notational system. It is a system where a number is defined not only its digit. That means कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो नंबर है उसकी आपको पोजीशन बतानी होती है. This is called the positional value system. But where the number is defined not only by its digit but also by representing by its position. That means कि positional value system define the position of the digit on the number. Okay, like this, suppose that this is the decimal number system 127. Suppose this is the decimal number system. We write like this 1, 2, 7. From the right side start 10 to the power 0. We start the 0 power. 10 to the power 1 and 10 to the power 2. These are the powers used as a position of the digit. Okay. Suppose that their position is 0. This is also called unit position. Okay. This position is 1 and this is the second position. Okay. Position start from 0 or unit position. Okay. Now these position value used as a power of digit. Like this 10 to the power 0, 10 to the power 1 and 10 to the power 2. Okay. Like this. Now the second number system is binary number system. Binary number system. What is the binary number system? Binary number system used by the computer. Binary number system, it is also called the machine language. Okay, binary number system is also called the machine language. It is used by the computer. It is used by the computer to store data and instructions. Data and instructions. Clear, student? It has only 2 digits. We know it has only 2 digits. This is 0 and 1. It has only 2 digits. 0 and 1 calls bit. There are only 2 bits, 0 and 1. Okay, so this is also called binary language or machine language. Computer used by this number system to store data and instruction. The base of the binary number system is 2. The base of the binary number system is 2. Because of it has only 2 digits, that's why the base of the binary number system is 2. We can write these numbers like this 101, for example 101. These digits written between brackets and 101 written within a parenthesis and the base of binary number used as a subscript like this. Okay, suppose that 1010 like this
1 1 1 1 ये that means कि this subscript used as a base of binary number system. So student, I think this is sufficient for today. Thank you. Have a nice day.